जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग इस वीडियो में आपके सेकंड टर्म के सिलेबस के आखिरी चैप्टर पे बात करेंगे, जो है चैप्टर नंबर 12 बियॉन्ड द अर्थ। पहले ये देख लें कि इस चैप्टर के कितने पेजेस आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं, आपके सिलेबस में शामिल हैं। तो बच्चों, पेज नंबर 133 से पेज नंबर 138 तक ये आपका सिलेबस है इस चैप्टर के लिए। बाकी पेज नंबर 139 ऑनवर्ड इस दफ़ा आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, क्योंकि कोविड की वजह से जब स्कूल रेगुलर नहीं खुल पा रहे थे तो सिलेबस शॉर्ट किए गए थे, इसलिए हर चैप्टर में से कुछ टॉपिक्स, कुछ पेजेस जो हैं वो एक्सक्लूडेड हैं। तो अब इनमें सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेन चीज़ें कौन सी हो सकती हैं। नंबर 1, सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम की डेफिनेशन के साथ साथ प्लैनेट्स के नेम्स। इसके अलावा एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। लेकिन बहुत सारी बातें, बहुत सारे पॉइंट्स इस चैप्टर के ऐसे हैं जो आपसे MCQs में पूछे जा सकते हैं। तो एक दफ़ा हम इस चैप्टर को रिवाइज़ करते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जिन्हें आपने बतौर ख़ास याद रखना है MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से या शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले अभी जो आप स्क्रीन पे तस्वीर भी देख रहे हैं, इसमें आपको सोलर सिस्टम भी दिखाया गया है और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, कुछ लाइंस ऐसी हैं जो हाईलाइट की गई हैं। तो इन लाइंस को जो हाईलाइट की गई हैं बच्चों, आपने अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है। सबसे पहले देखिए, व्हाट इज़ सोलर सिस्टम। द सोलर सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ द सन, द 8 planets and their moons and many thousands of comets and asteroids। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें सन, प्लैनेट्स, कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स, ये 4 बातें शामिल हैं, ये 4 एलिमेंट्स शामिल हैं। इनके अलावा जो प्लैनेट्स हैं उनमें से जिन प्लैनेट्स के मून्स हैं, जिन प्लैनेट्स के अपने नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, वो भी सोलर सिस्टम का हिस्सा हैं। तो ये आपको याद रखना है। नंबर 1 सन, सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। नंबर 2 8 planets along with their moons. Number 3 comets and number 4 asteroids. All of these objects are kept in their orbits. ये तमाम ऑब्जेक्ट्स जो हैं, ये तमाम हेवनली बॉडीज़ जो हैं, वो अपने अपने ऑर्बिट्स में मौजूद हैं, मूव कर रही हैं अराउंड द सन बाय द सन्स पावरफुल ग्रेविटी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि ये जो हमारे सोलर सिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं, ये अपने अपने ऑर्बिट्स में, अपने अपने ऑर्बिट में कैसे रहते हैं। तो जो सूरज की ग्रेविटी जो है, जो सूरज की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो इन हेवनली बॉडीज़ को, इन प्लैनेट्स को, कॉमेट्स को, एस्टेरॉइड्स को अपने अपने ऑर्बिट में मौजूद रखती है। इसके बाद देखिए, द सोलर सिस्टम वाज फॉर्म्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो फ्रॉम अ स्पिनिंग डिस्क ऑफ गैस एंड डस्ट। ये है कि हमारा सोलर सिस्टम बना कैसे था, आगाज़ कैसे हुआ, इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, करोड़ों अरबों साल पहले की बात है कि एक स्पिनिंग डिस्क ऑफ गैस एंड डस्ट जो है, उससे आपका सोलर सिस्टम वजूद में आया और अबाउट 99% ऑफ दैट मटेरियल फ्रॉम द सन। और उसमें उस मटेरियल के जो गालिब अक्सरियत जो थी, एक बहुत बड़ी मिकदार में उससे हमारा सूरज जो है वो तश्कील पाया। स्पिन का मतलब होता है मूव करते हुए, स्पिनिंग डिस्क, मूव करती हुई डिस्क। द सोलर सिस्टम एक्सटेंड्स ओवर 12,000 मिलियन किलोमीटर इन स्पेस। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो तकरीबन 12,000 मिलियन किलोमीटर पे एक्सटेंड किया हुआ है स्पेस में। ये फिगर याद रखनी है आपको बच्चों। फिर देखिए, मोस्ट ऑफ द एस्टेरॉइड्स
sometimes called the minor planets, are in a belt between Mars and Jupiter. माइनर प्लैनेट्स कौन से हैं, जिसको हम एस्टेरॉइड्स भी कहते हैं, अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ये तो बात होगी सोलर सिस्टम की, और सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के जो नाम हैं वो आपको आने चाहिए। पेज नंबर 133 पे जो डायग्राम है, ये वाली डायग्राम जो है बच्चों, इसमें आपको इन प्लैनेट्स के नाम दिए गए हैं। मार्स है, वीनस है, अर्थ है, मरकरी है, सैटर्न है, उसके बाद यूरेनस है, जुपिटर है, नेपच्यून है। तो आपको इनके नाम जो हैं वो याद रखने हैं, इनके नामों को प्रैक्टिस कीजिए लिखने की। फिर आ जाते हैं सैटेलाइट्स, नेचुरल सैटेलाइट्स जो हैं। सैटेलाइट क्या होता है? अ सैटेलाइट इज़ अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इन ऑर्बिट अराउंड ए लार्जर वन। सैटेलाइट जो है एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो स्मॉलर इन साइज़ है और एक बड़े ऑब्जेक्ट के गिर्द जो है वो अपने ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। आवर मून, हमारा जो चांद है वो ज़मीन का नेचुरल सैटेलाइट है। आवर मून इज़ अ बेयर लाइफलेस बॉल ऑफ रॉक अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द डायामीटर ऑफ द अर्थ। यानी हमारा जो मून है वो बेयर लाइफलेस बॉल है, और इसका डायामीटर कितना है? हमारी अर्थ के डायामीटर का 1/4, यानी एक ज़मीन के डायामीटर का चौथाई। इट ऑर्बिट्स द अर्थ अप्रॉक्सीमेटली एवरी 27.3 डेज। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फिगर है। ये जो मून जो है हमारा, ये ज़मीन के गिर्द जब रिवॉल्व कर रहा है तो एक चक्कर ये हमारे 27.3 डेज में एक चक्कर, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है मून अराउंड द अर्थ। फिर देखिए, मून हैज़ नो एयर, नो वाटर ऑन और नियर इट्स सरफेस। ना हवा है ना पानी है। इट हैज़ नो वेदर, नो क्लाउड्स, नो रेन, नो विंड। द मून स्काई इज ऑलवेज ब्लैक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वाई इज मून स्काई ऑलवेज ब्लैक। तो बच्चों इसका आंसर क्या है? बिकॉज विदाउट एयर सनलाइट इज नॉट स्कैटर्ड। अब जब एयर नहीं है अराउंड द मून, तो जो सनलाइट मून पे फॉल कर रही है, जिस तरह सनलाइट ज़मीन पे फॉल करती है, तो ज़मीन का जो एटमॉस्फेयर है, इसमें जो एयर मौजूद है, गैसेस मौजूद हैं, उनकी वजह से लाइट जो है वो स्कैटर करती है। लेकिन मून पे ऐसा नहीं है, लाइट जो है वो स्कैटर नहीं करेगी मून के ऊपर। इस वजह से चांद का जो आसमान है, जो मून स्काई है, वो ब्लैक नज़र आता है। मून डज नॉट गिव ऑफ इट्स ओन लाइट। लूमिनस नहीं है मून। जो आपको रात को चमकता नज़र आता है, आपको पता है कि वो सनलाइट रिफ्लेक्ट होकर आती है। अब चांद के बारे में कुछ और पॉइंट्स भी हैं, और ये इस पे नोट, इस पे कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कोई लॉन्ग क्वेश्चन भी। मून इज़ आवर नियरेस्ट नेबर इन स्पेस। हमारे करीब तरीन जो हेवनली बॉडी है, दैट इज़ मून। इट ऑर्बिट्स द अर्थ एट ए डिस्टेंस ऑफ 3,80,000 किलोमीटर। ज़मीन का और इसका जो डिस्टेंस है, दैट इज़ 3,80,000 किलोमीटर्स। द मून इज़ ऑलवेज स्पिनिंग ऑन इट्स एक्सिस। ज़मीन भी अपने एक्सिस पे रिवॉल्व कर रही है, स्पिन कर रही है। हर हेवनली बॉडी अपने एक्सिस पे स्पिन करती है। इसी तरह मून जो है वो भी अपने एक्सिस पे स्पिन करता है। इसके साथ साथ मून जो है वो अराउंड द अर्थ भी रिवॉल्व करता है। द टाइम इट टेक्स फॉर ए प्लैनेट और मून टू स्पिन अराउंड वंस ऑन इट्स एक्सिस इज़ कॉल्ड अ डे। तो जितनी देर में ज़मीन अपने एक्सिस पे एक चक्कर पूरा करती है, हम कहते हैं कि वो एक दिन है, एक दिन बनता है उससे, यानी एक दिन रात। इसी तरह से बच्चों, जो मून जब अपने एक्सिस पर एक चक्कर मुकम्मल करता है, तो हम कहते हैं कि उसका एक दिन मुकम्मल होता है। लेकिन उसका ड्यूरेशन कितना होता है? 1 डे ऑन द मून इज़ 27.3 अर्थ डेज लॉन्ग। चांद का जो एक दिन है वो ज़मीन के एक दिन से 27.3 डेज के बराबर होता है। बिकॉज द मून टेक्स द सेम टाइम टू ऑर्बिट द अर्थ
as it does to spin once on its axis, the same side of the moon always faces the earth। ये भी इम्पॉर्टेंट बात है। मून जितनी देर में अपने एक्सिस पर एक स्पिन पूरी करता है, उतनी देर में मून अराउंड द अर्थ एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, एक चक्कर मुकम्मल करता है। इस वजह से मून की वो साइड जो हम देख रहे होते हैं, जो हमारी तरफ फेस कर रही होती है, वो ही रहती है हर दफ़ा, क्योंकि रोटेशन जो है मून की अपने एक्सिस पर, उसकी स्पिनिंग और अराउंड द अर्थ उसकी जो रेवोल्यूशंस हैं वो एक ही टाइम पे हो रही हैं। इसलिए हमें चांद की एक ही सरफेस नज़र आती है। फिर इसके बाद देखिए, सरफेस ऑफ द मून हैज़ माउंटेन्स एंड फ्लैट प्लेन्स एंड इज़ लिटर्ड विद मैनी क्रेटर्स। माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, गड़े हैं। द क्रेटर्स वेरी इन साइज फ्राम अ फ्यू सेंटीमीटर्स टू मोर देन 100 किलोमीटर। जो गड़े हैं छोटे छोटे भी हैं और बहुत बड़े बड़े भी हैं, अप टू 100 किलोमीटर इन डायामीटर तक ये हैं। द लार्जेस्ट क्रेटर ऑन द मून कॉल्ड बेले इज़ 295 किलोमीटर्स अक्रॉस। ये नाम याद रखिएगा, ये फिगर याद रखिएगा, आपसे MCQs में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। लार्जेस्ट क्रेटर ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज़ कॉल्ड बेले, इट्स डायामीटर इज़ 295 किलोमीटर्स। ये तो है बच्चों हमारे सोलर सिस्टम और हमारे जो नेचुरल सैटेलाइट मून है उसके बारे में कुछ बातें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसके बाद ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू नो व्हाट अबाउट एस्टेरॉइड्स, राइट ए नोट ऑन एस्टेरॉइड्स। इस पे बात करते हैं। एन एस्टेरॉइड इज़ ए रॉकी ऑब्जेक्ट रादर लाइक अ स्मॉलर प्लैनेट। एस्टेरॉइड जो है वो एक छोटा सा प्लैनेट होता है। मोस्ट एस्टेरॉइड्स आर लेस देन 2 किलोमीटर अक्रॉस। इसी वजह से हम एस्टेरॉइड्स को माइनर प्लैनेट्स भी कहते हैं। और इनका साइज़ कितना है? ज़्यादातर जो एस्टेरॉइड्स हैं उनका साइज़, उनका डायामीटर 2 किलोमीटर से कम होता है। बट सम आर मच लार्जर। द बिगेस्ट एस्टेरॉइड सो फार डिस्कवर्ड इज़ सिरस। जो सबसे बड़ा जो एस्टेरॉइड है विच इज़ अबाउट 998 किलोमीटर अक्रॉस, और इसका डायमीटर 998 किलोमीटर है, अप्रॉक्सीमेटली 1000 किलोमीटर्स। ये भी याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। द फर्स्ट एस्टेरॉइड्स वर डिस्कवर्ड इन एस्टेरॉइड बेल्ट। अब वेयर इज़ दिस एस्टेरॉइड बेल्ट? This is a part of the solar system and orbits the sun between Mars and Jupiter. एस्टेरॉइड बेल्ट जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, और ये मार्स और जुपिटर के दरमियान अराउंड द सन रिवॉल्व कर रही है। ये जो एस्टेरॉइड बेल्ट है, और मोस्ट ऑफ द एस्टेरॉइड्स जो हैं वो यहाँ पाए जाते हैं। जो अभी हमने पहला जो एस्टेरॉइड देखा था जिसके बारे में बात की थी, वो इसी एस्टेरॉइड बेल्ट में डिस्कवर हुआ। Some asteroids are fairly near to the Earth. When they enter the atmosphere, these particles usually burn up when we call them shooting stars or meteors. ये जो एस्टेरॉइड्स हैं जो ज़मीन के करीब हैं, वो बाज़ औक़ात ज़मीन के एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाते हैं। तो जब ये एस्टेरॉइड्स ज़मीन के एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं, ज़मीन की तरफ बढ़ते हैं, तो एटमॉस्फेयर में जो मौजूद गैसेस हैं, जो एयर है, वो फ्रिक्शन ऑफर करती है। तो जब ये मूव करते हैं एयर में से, एटमॉस्फेयर में से, तो फ्रिक्शन की वजह से, चूँकि बहुत हाई स्पीड पे ये आ रहे होते हैं, फ्रिक्शन की वजह से हम ये यूँ नज़र आते हैं कोई ये बर्निंग मैटर हैं। तो हम इसको कहते हैं कि दे आर शूटिंग स्टार्स आर मीटियोर्स। A few large meteors manage to reach the Earth's surface. They are then called meteorites. Meteors जो हैं मोस्टली तो रास्ते में ही बर्न होके ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जो बड़े meteors हैं वो फ्रिक्शन को फेस करते करते, जलते, बर्न होते हुए ज़मीन तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। तो वो meteors जो ज़मीन की सरफेस पे आ जाते हैं, they are called meteorites. Some meteorites are rock, some metal and some a mixture of both. अब इस में एस्टेरॉइड्स में, माइनर प्लैनेट्स में एस्टेरॉइड बेल्ट है, उसके बाद शूटिंग स्टार्स हैं, मीटियोर्स हैं, मीटियोराइट्स हैं। ये सब चीज़ें बच्चों इंपॉर्टेंट हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चंस भी बन सकते हैं
और इस पे राइट ए नोट भी आ सकता है। सम साइंटिस्ट थिंक दैट अ ह्यूज एस्टेरॉयड हिट द अर्थ अबाउट 65 मिलियन ईयर्स एगो। 1 मिलियन मीन्स 10 लाख, तो 65 मिलियन ईयर्स एगो एक ह्यूज एस्टेरॉयड जो है वो अर्थ के साथ टकराया। द एस्टेरॉयड मे हैव मेजर्ड 10 किलोमीटर अक्रॉस एंड वेट 4 मिलियन टन्स। इस एस्टेरॉयड का साइज़ जो था वो था 10 किलोमीटर इन डायमीटर और इसका वेट था अप्रॉक्सीमेटली 4 मिलियन टन्स। When it hit the earth, it would have formed a huge crater and produced a massive cloud of dust. तो जब इतना बड़ा एस्टेरॉयड ज़मीन के साथ टकराया होगा तो एक बहुत बड़ा क्रेटर, एक बहुत बड़ा गड़ा ज़मीन पैदा हुआ होगा। बहुत सारी डस्ट जो है, डस्ट के बादल जो हैं वो बुलंद हुए होंगे। दिस वुड हैव ब्लॉटेड आउट द सन, और डस्ट के इस तूफ़ान की वजह से, डस्ट के ये जो पहाड़ उठे, जो बादल उठे, उनकी वजह से अंधेरा छा गया ज़मीन पे। एंड विदाउट सनलाइट मोस्ट लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग द डायनासोर्स वुड हैव डाइड आउट। तो जब अंधेरा छा गया तो उसकी वजह से जाहिर है जब सनलाइट ज़मीन पे नहीं पहुंचेगी तो उसके 2-3 असरात होंगे। एक तो जो हमारे अर्थ के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो मुतासिर हो गए, जो फूड चेन है वो डिस्टर्ब हो गई। नंबर 2, टेम्परेचर ड्रॉप हो गया। तो रिज़ल्ट ये हुआ कि डायनासोर्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए, वो ख़त्म हो गए ज़मीन से। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है इस लिहाज से भी। इसके बाद कॉमेट्स पे शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं, कुछ MCQs आ सकते हैं। अ कॉमेट इज़ एन ऑब्जेक्ट, ये देखिए ये वाला पेज, जो पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, जो लाइंस आप भी कर लीजिए। अ कॉमेट इज़ एन ऑब्जेक्ट हुज सॉलिड बॉडी कॉल्ड द न्यूक्लियस इज़ मेड फ्राम अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड डस्ट। तो कॉमेट जो है वो एक ऐसी सॉलिड बॉडी है जिसका सेंटर जो है वो आइस और डस्ट के मिक्सचर से बना हुआ है। और इनका साइज़ क्या हो सकता है? एक कॉमेट का साइज़ आपकी बुक पे गिवन है, 15 किलोमीटर लॉन्ग, 18 किलोमीटर वाइड एंड अबाउट 8 किलोमीटर थिक। साइज़ वेरी करेगा। थाउजेंड्स ऑफ कॉमेट न्यूक्लियाई स्वैम अराउंड द वेरी एजेस ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के किनारों पे ये कॉमेट्स जो हैं वो मौजूद हैं। ओकेजनली वन इज़ नॉक्ड ऑफ कोर्स so that its orbit brings it close to the sun। तो कभी कभार ऐसा होता है कि इनमें से कोई कॉमेट जो है वो सूरज के करीब आ जाता है। Here the ice boil away to form an enormous head and a giant tail। तो जब सूरज के करीब कॉमेट पहुंचेगा तो सूरज की जो इमेंस हीट है उसकी वजह से इसके सेंटर में जो मौजूद आइस है वो ज़ाहिर है मेल्ट हो जाएगी, बॉयल करेगी, और रिज़ल्ट क्या होगा कि इससे इसका एक बहुत बड़ा एक इनर्मस हेड क्रिएट हो जाएगा एंड ए जाइंट टेल, और एक बहुत बड़ी टेल या दुम अपीयर हो जाएगी। द टेल ऑफ अ कॉमेट इज समटाइम्स मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स लॉन्ग एंड शाइन्स विद रिफ्लेक्टेड सनलाइट। टेल इसकी बहुत लंबी हो सकती है और सनलाइट की वजह से शाइन भी कर सकती है। The tail of Halley's comet was estimated to be 100 million किलोमीटर लॉन्ग। ये मॉडर्न MCQ है। हेले एक कॉमेट था और इसकी टेल जो थी उसका जो साइज़ है अप्रॉक्सीमेटली वो है 100 मिलियन किलोमीटर। Halley's comet can be seen from Earth about every 76 years. It is due next in 2062। हर 76 साल के बाद ये जो कॉमेट है जिसको हम दुमदार सितारा कहते हैं उर्दू में, ये अपीयर होता है। और ज़मीन में अब जो इसके जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि ये 2062 में शायद देखा जा सके। तो ये तो हो गए कॉमेट्स। आपको कॉमेट्स का पता होना चाहिए, एस्टेरॉइड्स का पता हो, सैटेलाइट्स हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स, मून और सोलर सिस्टम। और लास्ट टॉपिक है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। These satellites were put in place by rockets and their orbit is in the shape of an ellipse।
A satellite keeps going around the earth and does not fly off into space because the gravity of the much larger earth holds it there. जिस तरह सूरज की ग्रेविटी जो है वो सोलर सिस्टम की डिफरेंट हेवनली बॉडीज़ को अपने अपने ऑर्बिट में रखती है, इसी तरह ज़मीन की ग्रेविटी, ज़मीन जो है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसको हम ग्रेविटी कहते हैं, इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को अपने अपने ऑर्बिट में रखेगी। तो जो डिफरेंट सैटेलाइट्स मुख्तलिफ कंट्रीज़ ने लॉन्च किए हैं, जो फर्स्ट सैटेलाइट था दैट वाज नेम्ड स्पुतनिक फर्स्ट, इट वाज लॉन्च्ड बाय द सोवियत यूनियन इन अक्टूबर 1957। ये याद रख लीजिएगा, ये डेट, इसकी डेट और टाइम जो है, डेट और कंट्री। फिर इसके बाद स्पुतनिक सेकंड है, और स्पुतनिक सेकंड की ख़ास बात क्या थी कि इसमें जो है वो डॉग लाइका को कैरी किया गया। तो बहुत सारे सैटेलाइट्स जो हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ ने लॉन्च किए हुए हैं अपने अपने मकासद के लिए। पाकिस्तान में भी एक इदारा है स्पार्को के नाम से जो ये काम कर रहा है। तो बच्चों ये आपका लास्ट चैप्टर है, उसकी मेन चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। इसमें से MCQs ज़्यादा पूछे जा सकते हैं बच्चों, वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इस तरह से आप इसकी तैयारी कीजिएगा। लेकिन सोलर सिस्टम वाला, सैटेलाइट वाला क्वेश्चन जो है, और जो 3 नंबर के लिए जो शार्ट क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स जो हैं उन्हें भी ज़रूर प्रिपेयर कर लें। तो ये आपके जो सिलेबस जो है वो यहाँ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके प्रैक्टिकल्स पे बात करेंगे जो आपके सेकंड टर्म में शामिल हैं, और इसके अलावा उसी वीडियो में या उसके अलावा उसके से अलग कोई और वीडियो में हम इन चारों चैप्टर्स के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस, शार्ट क्वेश्चंस, उन पे बात करेंगे। लेकिन ये ज़हन में रहे कि ये एक गैस होता है, आपने बिल्कुल इसी के ऊपर डिपेंड करके नहीं बैठ जाना। इनका मकसद ये होता है कि आप इन टॉपिक्स को अच्छी तरह प्रिपेयर करें, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि आप अपने सिलेबस में शामिल बाकी चीज़ों को स्किप करते हैं। उन्हें भी आपने पढ़ना है, और ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स ने जिनका टारगेट ये है कि हम बहुत अच्छे नंबर लें। 75 मार्क्स का अगर पेपर है साइंस का, तो हम 75 मार्क्स ही लें। तो ऐसे बच्चों के लिए ज़रूरी है कि वो अपने पूरे सिलेबस से गो थ्रू करें। हाँ, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें उनको बताई जाती हैं उनको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें। तो आई होप, और मेरी दुआ है कि आपका कल वाला साइंस का पेपर बहुत अच्छा हो। अच्छी तरह तैयारी कीजिएगा।